हेलो एवरीवन, वेलकम टू हर्षदा स्वर संपदा। आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ म्यूजिक पेपर 2 के प्रबंध टॉपिक के बारे में। प्रकृष्ट रूपेण बंधः, इसका अर्थ है ऐसी गेय रचना जिसमें अंगों को सुंदर रूप से बांधा गया हो। इसका मतलब है आज के वक्त में जिसे बंदिश कहते हैं या फिर चीज कहते हैं, उसी को प्राचीन काल में प्रबंध कहा जाता था। अगर इसकी एक प्रॉपर व्याख्या की जाए तो फिर उसे कहते हैं स्वर, शब्द, ताल, इन तीनों से बनी एक रचना, उसी को प्रबंध कहते हैं। प्रबंध पर चर्चा अनेक ग्रंथकारों ने की है। उसमें से पहले हैं भरत मुनि और दूसरे हैं मतंग मुनि। भरत मुनि का जो ग्रंथ है उसका नाम है नाट्य शास्त्र। उस ग्रंथ में उन्होंने नृत्य संबंधी 2 प्रबंधों की जानकारी दी है। उसमें से पहला है ध्रुव प्रबंध और दूसरा है गीत प्रबंध। भले ही भरत मुनि 4वीं शताब्दी में थे, लेकिन प्रबंधों का सविस्तर से उल्लेख सर्वप्रथम प्रबंध के स्वरूप का उल्लेख मतंग मुनि लिखित बृहद्देशी ग्रंथ में मिलता है। और इस बृहद्देशी ग्रंथ में कुल मिलाकर 49 प्रबंधों का उल्लेख है। इसके अलावा 13वीं शताब्दी के ग्रंथकार शारंगदेव जी, उनके ग्रंथ का नाम है संगीत रत्नाकर। इस ग्रंथ में भी कुल मिलाकर 75 प्रबंधों का उल्लेख किया गया है। जो मतंग मुनि हैं, उन्होंने प्रबंधों को देशी प्रबंध के अंतर्गत माना। परंतु शारंगदेव जी ने इन्हीं प्रबंधों का वर्गीकरण किया और इसके 3 भेद उन्होंने माने। सबसे पहला भेद है सूड़ प्रबंध, दूसरा है आलिक्रम प्रबंध और तीसरा है विप्रकीर्ण प्रबंध। अब इस सूड़ प्रबंध के उन्होंने 2 पार्ट माने, 2 भेद माने। पहला है शुद्ध सूड़ और दूसरा है सालग सूड़। सूड़ प्रबंध का अर्थ है पूर्वापर। इसका मतलब है पूर्व में कही गई बातें, पूर्व में कही गई बातों से संबंधित।
इसी को सूढ़ प्रबंध कहते हैं। उसके बाद विप्रकीर्ण प्रबंध, यानी ये पूर्वापर संबंध से रहित प्रबंध है। और आलिक्रम प्रबंध मतलब इसकी जो स्थिति है ये सूढ़ और विप्रकीर्ण प्रबंध के बीच की स्थिति है। अभी हमने पढ़ा था कि ऐसी गेय रचना जिसमें अंगों को सुंदर रूप से बांधा गया हो उसे ही प्रबंध कहते हैं। अब प्रबंध के अंग क्या हैं इसके बारे में हम देखते हैं। प्रबंध के कुल मिलाकर 6 अंग हैं। सबसे पहला है स्वर, दूसरा है विरुद्ध, तीसरा है पद, फोर्थ है तेनक, पांचवा है पाठ और छठा है ताल। और स्वर का मतलब है यानी शास्त्रीय संगीत में सा रे ग म प ध नि, ये जो 7 स्वर है इनके बिना कोई भी रचना की नहीं जा सकती जो कि संगीत में मौजूद होती है। इसी को स्वर कहते हैं और यही है प्रबंध का पहला अंग। अब दूसरा अंग है विरुद्ध। इसमें पात्रों का गुणगान होता है। जिस काल में नाटक प्रचलित थे उसी काल में प्रबंध भी प्रचलित थे और प्रबंध का प्रचलन नाटकों के काल में ही था। इसलिए उस नाटक में जो पात्र थे उनका गुणगान करने के लिए जो अंग यूज करते थे उसी को विरुद्ध कहते हैं। तीसरा अंग है पद। पद यानी इसका अर्थ है शब्द। जो नाटक है उसमें जो नायक या नायिकाएं होती थी उनका गुणगान करने के लिए या फिर उनके गुणों का वर्णन करने के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए जाते थे उसी को पद कहते हैं। अगला अंग है तेनक। तेनक का अर्थ है मंगल वाक्य। मंगल वाक्य का अर्थ है ओम तत्सत, इस तरह के शब्द। उसके बाद है पांचवा अंग पाठ। पाठ का सीधा अर्थ है ताल के बोल। और ताल इसका अर्थ है समय का माप। इसी से ही हम समय को मापते हैं, उसी को ताल कहते हैं, जो कि प्रबंध का छठा अंग है। इसका अगला टॉपिक है जातियां। यहाँ पे मैंने एक ट्रिक सा लिखा है मैड बीटी। इसका मतलब है इन जातियों के नाम याद रखने के लिए आपको सिर्फ मैड बीटी याद रखना होगा। मैड, एम मतलब मेदिनी, ए मतलब आनंदिनी, डी मतलब दीपिनी, बी मतलब भाविनी और टी का मतलब है तारावली। ये सब प्रबंध की जातियों के नाम हैं। अब इन जातियों में अभी जो हमने 6 अंग पढ़े उनका समावेश होता था। तो जिस तरह से आपने इस ट्रिक को याद रखा मैड बीटी, उसी तरह से इस हर जातियों में कितने अंगों का इस्तेमाल होता है उससे याद करने की भी एक ट्रिक है। 6, 5, 4, 3, 2, यानी इसका मतलब है मेदिनी जाति में 6 अंगों का इस्तेमाल होता था। आनंदिनी में 5 अंगों का,
दीपिनी में 4, भाविनी में 3 और तारावली में 2 अंगों का ही उपयोग होता था। और इन सभी अंगों में ताल अंग कंपलसरी होता था, यानी इसके बिना प्रबंध कंप्लीट नहीं हो सकता। जिस तरह से अभी हमने पढ़ा कि प्रबंध के 6 अंग थे, उसी तरह प्रबंध के 4 धातु हैं। उनका नाम है उद्ग्राह, ध्रुव, मेलापक, अभोग। इन सबको याद करने की भी मेरे पास एक ट्रिक है। ध्रुव यानी आज के टाइम की स्थाई है। उस समय ध्रुव के पूर्व कुछ गाया जाता था, उसी को ही उद्ग्राह बोलते हैं। तो इसे हम पकड़ कह सकते हैं याद रखने के लिए। उसके बाद उद्ग्राह और ध्रुव को मिलाने वाला धातु यानी मेलापक। इस तरह से हम इसे याद रख सकते हैं। और लास्ट में अभोग। अभोग को प्रबंध की पूर्ति करने वाली धातु भी बोलते हैं। प्रबंध के अनेक उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। सबसे पहला है राग कदम, दूसरा है पंचतालेश्वर प्रबंध, तीसरा है मातृका प्रबंध, चौथा है कैवाड़ प्रबंध, अगला है द्विपथक प्रबंध और लास्ट है द्विपदी प्रबंध। तो सबसे पहला राग कदम, इसका अर्थ है इसमें अनेक रागों का उपयोग होता है, अनेक रागों का प्रयोग होता है, उसी को कहते हैं राग कदम। इस राग कदम को कर्नाटक संगीत में रागमालिका बोलते हैं और उत्तर भारतीय संगीत में इसे रागमाला या राग सागर भी कहते हैं। दूसरा है पंचतालेश्वर प्रबंध। इसके नाम में ही है पंचताल, यानी जिस प्रबंध में 5 तालों का उपयोग हो, तालों का प्रयोग हो, उसी को पंचतालेश्वर प्रबंध कहते हैं। अभी जो हमने 3 प्रबंध के प्रकार पढ़े, उसमें से आलिक्रम प्रबंध के अंतर्गत ये पंचतालेश्वर प्रबंध आता है। तीसरा है मातृका प्रबंध। इसमें स्वरों और व्यंजनों, इन दोनों का प्रयोग होता है और ये प्रयोग पंक्तियों के आरंभ में होता है। यानी लाइन के एक ऐसी लाइन है जिसमें प्रबंध लिखा गया है, उसका जो पहला शब्द है या तो वो स्वर होगा या व्यंजन होगा, उसी से हम पता कर सकते हैं कि वो मातृका प्रबंध है। अगला है कैवाड़ प्रबंध। जितने भी अवनद्ध वाद्य हैं, उन अवनद्ध वाद्यों के वर्णों की गेय रचना, इसी का मतलब होता है कैवाड़ प्रबंध। इसे आज के समय में त्रिवट नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। अगला है द्विपथक प्रबंध। इसको अनुष्टुप या दोहा या श्लोक, इन नामों से ये प्रचलित है। अब संस्कृत में उसे श्लोक कहते हैं, हिंदी में उसे दोहा कहते हैं। और आखिरी है द्विपदी प्रबंध। इसमें रहाड़ का यूज होता है। रहाड़ मतलब जो एक या फिर ऐसे 2 लिखा जाता है, उसी को रहाड़ कहते हैं। इसी से हम पता कर सकते हैं कि वो द्विपदी प्रबंध है। प्रबंध, रूपक और वस्तु, ये तीनों ही निबद्ध गान के भेद माने गए हैं। निबद्ध गान यानी जिसे किसी तरह से बांधा गया हो। तो प्रबंध के बारे में आपने अभी पढ़ा। उसके बाद है रूपक और वस्तु।
रूपक का सीधा सा अर्थ है जिसमें नाटकीय तत्वों पर बल दिया जाए, उसी को रूपक कहते हैं। और वस्तु का अर्थ है, अभी जो हमने 6 अंग पढ़े और 4 धातु पढ़े, उससे बनी जो रचना है उसी को वस्तु कहते हैं। तो ये थी प्रबंधों की संपूर्ण जानकारी। ऐसे यूजफुल वीडियोस को देखने के लिए मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।